नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो देशव्यापी है। दरअसल देशव्यापी इसलिए कि भारत में जनगणना का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना की जाएगी। लोगों से अब ये भी पूछा जाएगा कि किस जाति और धर्म के हैं। इसी पर विस्तार से बात की, क्या ये जनगणना लाभकारी है, किन मुद्दों पर लाभकारी हो सकती है और किन पर नुकसानदेह होगी, और उसके साथ ये भी कि आज़ादी के समय जो जातियाँ हमारे यहाँ थी वो कितनी घटी और कितनी बढ़ी, और ऐसी कितनी जातियां जो भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए भी काम कर रही हैं, और जनगणना का जो मामला है वो उसको कितना घटाएगा, बढ़ाएगा या कितना तनाव फैलाएगा, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे खास मेहमान टेलीफोन लाइन पर गौरव चतुर्वेदी जी। स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री देवदत्त दुबे जी और योगीराज योगेश जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दें कि 2011 की जनगणना में 29 सवाल पूछे गए थे जनगणना के दौरान लोगों से बातचीत करते समय। अब ये सवालों की संख्या जो है बढ़कर 40 हो गई है। उसमें ये भी शामिल है कि आपने वैक्सीन कहाँ लगवाई, किस जगह लगवाई और किस कंपनी की लगवाई। ये सारी चीज़ें बताती है कि मामला बहुत बारीक है, लेकिन जो चीज़ें उलझ रही हैं वो इस मुद्दे पर उलझ रही है कि जातिगत जनगणना का राजनीतिक स्वरूप का होगा और इसके भविष्य के परिणाम क्या होंगे। तो करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सभी साथी। आपको बता दें, गौरव जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गौरव जी आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? असल में गौरव जी से लगता संपर्क नहीं हो पाया है। देवदत्त जी, आपसे ही पूछते हैं कि ये जो सारा मामला है, जातिगत जनगणना कितनी ठीक रहेगी और कितनी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि प्रतिपक्ष की ये मांग है कि जाति के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए और बाद में सरकार ने भी इसे माना। लेकिन सबसे खास बात आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद 80 सालों में कभी भी जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई। ये काम शुरू किया था देश को बांटने के लिहाज से अंग्रेज़ों ने। कहा भी जाता था कि डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेज़ों का मामला है, और आज़ादी के बाद जो लोकतांत्रिक सरकारें थी, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, उसके बाद फिर इंदिरा जी की सरकार रही हो, मोरारजी देसाई की, वीपी सिंह की, पीवी नरसिम्हा राव की और मनमोहन सिंह तक की सरकार में जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई, क्योंकि ये माना जाता था कि इससे देश के भीतर जातिगत बंटवारा होगा या इसके आधार पर राजनीतिक असंतोष भी हो सकता है। तो चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं गौरव जी आपके साथ कि ये सारे मामले को आप किस ढंग से देखते हैं। जाति के आधार पर अब जनगणना तो होगी, इसके फायदे क्या होंगे और इसके नुकसान क्या होंगे? अगर ये लाभकारी थी तो क्या पिछली सरकारों ने उस लाभ से देश को वंचित रखा, और अगर ये नुकसानदेह थी तो फिर अब क्यों की जा रही है? राघवेंद्र जी, कुछ जातिगत राजनेताओं के तुष्टीकरण को लेकर के जो ये जातिगत जनगणना हो रही, बहुत ही गलत ही माना जाना चाहिए। और इसलिए भी माना जाना चाहिए क्योंकि बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक हर प्रमाण पत्र पर जाति का उल्लेख करवाया जाता है। आप चाहे बैंक में चले जाएं, आप चाहे सरकारी योजनाएं ले लें, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, रिटायरमेंट आपका हो रहा हो, सभी जगह पर आपकी जाति का उल्लेख होता है। और ऐसी परिस्थिति में शासन अगर चाहे, सरकार अगर चाहे, तो सारे डाटा की कंप्राइज सभी जगह पर कंप्राइज हो चुका है। उस डाटा के माध्यम से वो सारी जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा खेल है कि राजनेता अपने मन मुताबिक वहां पर काम करना चाहते हैं, इसलिए वो जातिगत जनगणना के ऊपर जोर दे रहे हैं। इसका एक ही नुकसान होगा कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से इसका फायदा उठाएंगे, और दूसरा जो वर्ग संघर्ष बढ़ेगा वो एक अलग दिक्कत खड़ी करेगा हर जगह पर, क्षेत्र के आधार पर भी और जाति के आधार पर। लेकिन गौरव जी, इस चर्चा के इस मतलब जनगणना जाति के आधार पर हो, ये सर्वाधिक प्रतिष्ठा का मुद्दा या देश का मुद्दा किस पार्टी ने बनाया? राजनीतिक दल, जो विपक्षी राजनीतिक दल है, उन्होंने प्रमुख तौर पर इसको मुद्दा बनाया। लेकिन अंदरूनी तौर पर सरकार भी चाहती है, और सरकार भी सिर्फ उसके राजनीतिक हित लाभ देख रही है, लाभानी को देख रही है। बाकी चीजें मैंने जो आपसे कहा कि जो प्रक्रिया जिस तरीके से 40 सवाल उसमें जोड़े गए, वो 40 के 40 सवाल अगर आप सरकार चाहे तो 2 घंटे के अंदर उसके बाद सारे आंकड़े आ सकते हैं। एक सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। वो सिस्टम के आधार पर जो डाटा इकट्ठा होगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
लेकिन घर घर जाकर एक फॉर्म को भरवाना, पूरे प्रशासनिक अमले को उसमें जुटाना बहुत लंबी प्रोसेस रहेगी, और वो लंबी प्रोसेस चलते कई सरकारी कामकाज ठप रहेंगे। जी, तो चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। इससे नुकसान है, ये बात तो कम से कम मोटे तौर पर मानी जा रही है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि इसकी सबसे ज़्यादा जिद पकड़ी थी तो कांग्रेस और विपक्षी दलों ने। कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर देश की संसद को चलने नहीं दिया था, जबकि सरकार का ये कहना था कि जातिगत आधार पर जनगणना देश के हित में नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का नारा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सरकार में हिस्सेदारी के आधार बनाने के लिए जातिगत जनगणना पर कांग्रेस का जोर रहा, जबकि ये वही कांग्रेस है जिसने आज़ादी के बाद इस जातिगत जनगणना को एक तरह से खारिज कर दिया था। और उसके बाद अभी तक इस आधार पर कोई गणना नहीं हुई थी। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की जिद ने, और उसके बाद प्रतिपक्ष उनके साथ हो गया, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता तो राहुल गांधी है और वो इसको बढ़ चढ़ कर इस पर भाग ले रहे थे। और कई बार तो ऐसा लगा कि इस मुद्दे पर देश में वैमनस्य फैल जाएगा, क्योंकि सरकार अगर इस पर विरोध करती तो कहा यह जाता कि सरकार नहीं चाहती कि कौन किस जाति के कितने लोग हैं वो सामने आए, क्योंकि अब कल के दिन मुद्दा ये होगा कि जिसकी आबादी ज़्यादा है उसको सत्ता में ज़्यादा हक मिलना चाहिए। अब इसको लेकर भी कल के दिन देश में विवाद होगा, और लगता है इसी वजह से आज़ादी के बाद से इस आधार पर जनगणना नहीं की गई थी। मेरे साथ योगेश भी हैं। योगीराज जी, अगर ये सही था तो फिर नेहरू जी ने क्यों नहीं अपनाया, और अगर ये गलत था तो फिर नेहरू जी की बेटी के ये पोते साहब जो हैं राहुल गांधी की जिद से ये क्यों हो रहा है? क्या राहुल गांधी सही है, नेहरू जी गलत थे? आपकी राय ये कितनी मुफीद होगी देश के लिए? सियासत में आप लोग इसको कहेंगे कि ये तो सरकार का फैसला है, लेकिन सरकार ने दबाव में लिया प्रतिपक्ष के, और प्रतिपक्ष ने एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि गलत काम सरकार से करा लिया, क्योंकि लोकतंत्र में कई बार सरकारों को इस तरह से फैसले लेने पड़ते ताकि ये दिखे कि लोकतंत्र और हम विपक्ष की बात भी मानते, लेकिन देश के लिए ठीक नहीं हुआ। हालांकि फैसला हो चुका है, जनगणना शुरू होगी और उसमें ये मुद्दा जुड़ गया है। आपकी राय? नहीं, विपक्ष की मंशा भी यही है कि इस बहाने कम से कम के साथ में बदले, क्योंकि इसके रिजल्ट जब सामने आएंगे तो पूरी पॉलिटिक्स उसके आधार पर होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी चूँकि अब उनको दूसरा सरकार में तो है नहीं, वो तो सरकार में कैसे आ जाए तो उनको एक मुख्य अस्त्र मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको, आपके वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही माइक में, उसको पहले ठीक करा लेते हैं, फिर मैं योगराज जी आपके पास लौटूंगा। जब तक मैं देवदत्त जी से पूछता हूँ, देवदत्त जी, ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदेह है, आपकी राय? प्रतिपक्ष ने तो बहुत मांग की तो सरकार झुकी भी, ये कितनी कारगर होगी और कितनी क्या आगे जाके ये देश में जातिगत संघर्ष कराएगी, वर्ग संघर्ष कराएगी और राजनीतिक उथल पुथल मचाएगी? आपकी राय? बिल्कुल, हमारे जो कबीरदास जी कह गए थे कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो बयान, ऐसे नहीं कहा था। हम और आप कितने भारत देश सनातनी सब कबीरदास को कितना मानते हैं, कितनी उनकी हर दोहे चौपाई का आम जीवन उपयोग करते हैं। जब वो इतनी बड़ी हिदायत दे गए थे तो अब तक उसका पालन हुआ। लेकिन कहते हैं कि राजनीति तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। जी, आपने मंडल और कमंडल वाला भी देखा होगा, मामला यही था कि जब मंडल का जोर था तब कमंडल आया था, तब बचा रहा देश। आज जो लोग पुरुषार्थ पे वोट नहीं हासिल करते, जो राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता खतरे में है, तो वो थोक में वोट कैसे लें? तो उन्होंने कहा जाति की गोलबंदी करो। आज भी जब टिकट वितरण होता है तो अभी चूँकि परोक्ष रूप से था, दबा छुपा था कि आंकड़े मंगाए जाते थे कि आपकी जाति के क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है। और आपको कैसे, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि एक विधानसभा में यदि सब दावेदारों की जाति को जोड़ दो, पता चले 3 लाख मतदाता हैं तो 6 लाख हो रहा है, क्योंकि सब अपनी जाति को बड़ा के बताते थे। 50,000 हैं तो उन्होंने कहा 80,000, 1 करोड़, इतने 1 लाख हमारी जाति के लोग हैं। तो जब परोक्ष रूप में ये होता था, अब प्रत्यक्ष में, अब तो वो कहेंगे ये रखे आंकड़े, ये है हमारी जाति और ये हमें टिकट दो। इस तरह से एक जाति जो तोड़ने का समाज को जो काम है वो जाति के आधार पर रहे। इसलिए अभी तक जो देश के लिए सोचते रहे राजनीति से ऊपर, सत्ता से ऊपर,
उन लोगों ने इसको कभी महत्व नहीं दिया। आज भी जो सज्जन शक्तियां हैं, साधु संत हैं, वो जाति को महत्व नहीं देते। भगवान ने भी कभी जाति को महत्व नहीं दिया। वो सबरी के पास भी गए और सबके पास गए, मतलब उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल। आप लेकिन आज जो हो रहा है ये राजनीति की है, और वे लोग कर रहे हैं जिनको राजनीति में जनाधार खो चुके हैं, जिनको कोई अब वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ये बहाना है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी होनी चाहिए आम आदमी की तरफ से कि जाति केवल एक संख्या है, हमें और आपको आसपास रहना है, हमें उसमें मतभेद नहीं लाना है, इन आंकड़ों को अपना अहम का मुद्दा नहीं बनाना है। ये अब जनता ही कर सकती है। देवदत्त जी, लेकिन तीर तो निकल चुका है जी। और देश जातिगत जनगणना के मुहाने पर पहुंच गया है और अब इसके नफे नुकसान देश को उठाने पड़ेंगे। और दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया के शायद ही किसी देश में जाति के आधार पर गणना की जाती हो। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, वहाँ भी जाति के आधार पर जनगणना नहीं की जाती। सिर्फ अंग्रेजों ने भारत में किया था ताकि देश में लोग बट जाएं और वो आराम से हुकूमत कर सकें। अंग्रेजों के जाने के बाद राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए। कह सकते हैं कि जो देश में काले अंग्रेज हैं उन्होंने इस बात को लागू कराया और एक तरह से देश के खिलाफ ये फैसला है। और जो सरकार ने मजबूरीवश किया तो सरकार भी उसमें दोषी है। सरकार मानती नहीं मानती, लेकिन देश के खिलाफ ये मामला है। योगीराज जी, आपकी राय? क्योंकि इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल और बाकी देशों में ये लागू नहीं है। वहाँ जनगणना तो होती है लेकिन जाति के आधार पर नहीं होती। योगीराज जी। नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि केवल तोड़ फोड़ की मंशा जातियों में, ख़ासतौर पर सनातन में तोड़ फोड़ की मंशा, फिर जातियों के वर्ग को लेकर संघर्ष की मंशा, और इन सब के पीछे सत्ता प्राप्ति की मंशा, ये विपक्षी दलों का इरादा है। और निश्चित तौर पर हम नकल अमेरिका की करेंगे, ब्रिटेन की करेंगे, यूरोप की करेंगे अन्य मामलों में। अब इन मामलों में तो नहीं होता, जैसा आपने जिक्र किया है कि इन देशों में जनगणना जाति के आधार पर नहीं होती, तो हम क्यों नहीं नकल कर रहे हैं उनकी कि साहब वहाँ जाति के आधार पर नहीं होती, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ उनको अपनी राजनीति जाति में नज़र आती। उनको ये लग रहा है कि हमें 12-15 साल सत्ता से बाहर होते हुए हो गया, अब कैसे सत्ता में आया जाए, उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र उनको लग गया है कि जाति की जनगणना कराकर समाज में तोड़ फोड़ कराकर सत्ता प्राप्ति की जा सकती है। तो ये उसका एक षड्यंत्र है। सरकार निश्चित तौर पर प्रेशर में आई, और प्रेशर में क्या, यदि नहीं आते तो वो बाद में जाके लोगों के बीच में जाते कि देखिए साहब हम तो चाहते हैं जनगणना हो, ये नहीं चाहते। इनके दादा परदादा जवाहरलाल नेहरू से लेके सोनिया गांधी तक किसी ने जातिगत जनगणना का पक्ष नहीं रखा। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो राज्यों को चिट्ठी लिखी कि जातिगत जनगणना होनी नहीं चाहिए। तो इतना तगड़ा विरोध उन्होंने किया, और देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, कभी क्यों नहीं करे यदि इतना इनको लाभ लग रहा था कांग्रेसियों को या और राज्यों। और अब जातिगत जनगणना के प्रेशर के लिए सारे राजनीतिक दल कहने लग गए हम भी चाहते हैं साहब, लालू जी ने ऐसा किया, मुलायम जी ने ऐसा किया, फलाने साहब ने ऐसा किया, हम सब चाहते हैं जातिगत जनगणना हो। अभी होना चाहिए, जिसके पहले कभी नहीं हुई। अच्छा, इनमें सब चीज़ चलिए ठीक करा लीजिए आप जाति के आधार पर, उसमें आर्थिक आधार भी को भी आधार मानिए फिर कि किन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उसमें पूछे जाएंगे सवाल जो हैं, उसको भी बहस बनाना फिर आप कि कौन जो कुछ सवर्ण वर्ग के लोग भी बड़े निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं, करिए आप फिर उनकी मदद। केवल इस आधार पर थोड़ी कि साहब एक विशेष कास्ट की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आप उनको लाभ दे देंगे आप। अरे जो ज़्यादा जो आप जो लेके आ रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और जब पहले आपको वोट चाहिए था तब आप ये कहते थे कि साहब ये चूंकि कम संख्या में इसलिए इनकी मदद करो आप, अब वो ज़्यादा हो गए, अब ज़्यादा हो गए तो इसलिए मदद करो। तो आपकी मंशा गलत है और ट्रैप में चूंकि सरकार फंस गई। अब देखते हैं आने वाली स्थिति में क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा घातक है और समाज में तोड़फोड़ और सैन लगाने की कोशिश है। और आप ये निश्चित तौर पर देखना, जैसे इसके आंकड़े आएंगे तो एक अलग तरह की राजनीति शुरू होगी और जो बहुसंख्यक निकलेंगे, कई मामलों में हम देखेंगे कि वो आर्थिक रूप से संपन्न भी है, तब भी सरकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें देने की मांग होगी, क्योंकि संख्या में वो ज़्यादा है। तो मंशा गलत है। जो अंग्रेज नहीं करके गए देश के खिलाफ, वो अब देश के भीतर
होने की हम इसकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये अच्छा होता तो फिर दुनिया के सारे देश क्यों नहीं करते। और अगर ये अच्छा होता तो ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी कोई अभी 21 साल के हुए हैं या वयस्क अभी हुए हैं। 2014 तक तो उन्हीं की सरकार थी और वो संसद में सदस्य थे, तब उन्होंने इसको क्यों नहीं कराया। चूँकि देश के लिए नुकसानदेह है और देश को इस मुद्दे पर बांट सकते हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भूगोल के आधार पर। तो हमें लगता है कि ये एक तरह का देशद्रोह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन देश के लिए बहुत खतरनाक और नुकसानदेह है। आज हम इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। सदन में जब ये विषय उठा था, जब ये पारित हुआ था, तब भी हमने इसकी आलोचना की थी। अब तो ये मुद्दा सरकार ने स्वीकार किया और इस पर व्यवस्था बन गई है। गौरव जी, देश में अगर कोई अच्छा कर रहा है तो पूरी ताकत से बोलना चाहिए कि विपक्ष अच्छा काम कर रहा है। अगर विपक्ष ने इसको लेकर आए हैं और सरकार को मजबूर किया तो इस पर भी दो टूक बात होनी चाहिए, क्योंकि देश तो हमारा ही है। और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि देश को टुकड़े करने की साजिशों के तहत जातिगत जनगणना की जाती थी और अब उसी को हम लागू करने जा रहे हैं। तो हम देश के दुश्मन हैं या उसके शुभचिंतक हैं? आपकी राय। राजनीतिक स्वार्थ के तहत सरकार ने भी एक फैसला लिया है। तो जो 40 क्लॉज डाले हैं उस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर जनगणना होती है और वास्तविक आंकड़े सरकार के पास आते हैं तो सरकार सबसे पहले उन आंकड़ों के आधार पर कार्रवाई करे जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। और जब अगर सरकार ये करेगी तो एक मायने में हम मान लेंगे कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट और साफ थी। अगर ये कदम उठ जाता है तो इस देश का भी भला होगा और समाज का भी भला। जिस पर ये व्यक्तिगत जनगणना का मुद्दा आया और सरकार को स्वीकार करना पड़ा, जिद किसकी थी? प्रतिपक्ष तो पूरा हो गया, लेकिन प्रतिपक्ष में कौन? आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज जी, बोलिए। हेलो। हाँ, आप बोलिए गौरव जी, आपकी आवाज आ रही है। ये राघवेंद्र जी, जो मैं बोलना चाह रहा था वो बोल दिया, मैं कंप्लीट कर दिया जी। नहीं, आपकी आवाज सुना नहीं, बीच में कट गया था यहाँ से कनेक्शन। यहाँ पर ये कहना था कि सरकार ने भले राजनीतिक तौर पर मजबूरी में या स्वार्थवश कोई भी फैसला लिया है, लेकिन जो 40 क्लॉज के आधार पर जनगणना करने जा रही है उनके वास्तविक आंकड़े जब सरकार को प्राप्त हो तो उस आंकड़ों पर कार्रवाई करे, क्योंकि करोड़ों लोग नाजायज तरीके से, अवैधानिक तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अगर सरकार इस दिशा में काम कर गई तो ये देश के लिए भी फायदेमंद होगा और समाज और जातियों के लिए भी फायदेमंद होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना देश के लिए फायदेमंद है, माना जा सकता है, एक प्रकार से माना जा सकता है। लेकिन जो जातिगत संघर्ष होंगे या वर्ग भेद होगा वो बड़ा दिक्कत वाला काम खड़ा करेगा। इसलिए मेरा फिर भी मानना है कि जो आंकड़े सरकार के पास ऑलरेडी है उन आंकड़ों को हटा करके सामान्य जनगणना की ओर जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देवदत्त जी, दुनिया में जितने भी सभ्य, सम्भ्रांत और प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश है वहाँ कहीं नहीं है। तो इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी के खाते में जाएगा कि वो इस काम को करा पाए, और इसके जो नुकसान होंगे वो भी उनके खाते में जाएंगे कि वो देश को भला कर पाए, कि देश को बर्बाद कर पाए। तो ये तो देश का भाग्य होगा। हम सब लोग इसमें इसके दर्शक भी रहेंगे। आपकी राय? जनगणना शुरू होगी, ये चीज़ें आएंगी, और जनगणना होने के बाद जब इसके आंकड़े आएंगे उसको लेकर देश में जो स्थिति बनेगी उसकी कल्पना जो भी हो रही है वो अच्छी कल्पना सामने नहीं आ रही है, क्योंकि इसके बाद एक अलग तरह का वर्ग संघर्ष होगा और फिर सत्ता के लिए मारामारी होगी। और उस समय राहुल गांधी विपक्ष कहाँ रहेगा पता नहीं। जो सरकार में लोग हैं वो उसको फेस करेंगे और एक तरह से सरकार को और देश को मुश्किल में डालने वाला काम है ये। आपकी राय? देश में अभी भी धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर झगड़े जब भी होते हैं तो इसी आधार पर होते हैं। और जब जातिगत जनगणना होगी तो इसका तो बड़ा भयावह रूप होगा, क्योंकि अभी तो कोई सनातन के नाम पर एक है, कुछ वैसे नाम एक है, हिंदू के नाम पे एक है, उसी को तो बांटना है। लेकिन ये जब बटेंगे तो बहुत भयावह स्थिति होगी। और जो लोग इसमें यश देख रहे हैं सत्ता का, उनको इसके जो दुष्प्रभाव उसका अपयश भी भोगना पड़ेगा। ये बात तय है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि आप तोड़ रहे हो और तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो एक इतनी जटिल है इसकी, और उतनी उसकी परिणाम घातक है समाज के लिए, देश के लिए। तो कभी भी
कहते हैं अपन कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। दल यदि सत्ता में नहीं आए तो देश तो बड़ा है, देश को ध्यान में रखकर ही मांग करना चाहिए और सरकार को निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इस समय तो दल बड़ा है कि हमारा दल कैसे क्या इस तरीके से चुनाव जीत सकता है, हम ऐसा करके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कैसे हम बांट के कैसे वोट ले सकते हैं। वोट जो आज़ादी के बाद समस्या समाधान के लिए बनी थी, एक वोट एक अब समस्या हो गई है और इसी समस्या को लोग दल से ऊपर नहीं सोच पा रहे कुल हैं। मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब देश में ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जो कह रहे हैं या तो हम ही खेलेंगे और नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, या तो हम सरकार में रहेंगे नहीं तो देश को हम तहस नहस कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश ये है कि कल तक जातिगत गणना की बात थी, सरकार ने उसको मान लिया, फिर जैन जी के नाम पर देश में कहा कि सड़कों पर निकलो और कार्रवाई क्यों नहीं करते, ताकि देश को नेपाल बनाने की बात की जाती है, देश को बांग्लादेश बनाने की बात की जाती है। तो कुल मिलाकर देश में या तो हम हुकूमत करेंगे या फिर देश का हम सत्यानाश करेंगे। अगर ये अच्छा होता तो अमेरिका तो सबसे पुराना लोकतंत्र है, बार बार राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, आप मदद करिए। तो जहाँ जाके वो मदद मांगते हैं भारत के लोकतंत्र के लिए, वहीं उन्हीं देशों में जातिगत जनगणना नहीं होती है। लेकिन अंग्रेज जरूर कर गए थे योगी राज जी कि जातिगत जनगणना करें ताकि ये देश एक ना हो। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो भारत एक रह ही नहीं पाएगा, ये फिर से कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। और उसकी वो शुरुआत कर गए थे मुसलमानों को अल्पसंख्यक के नाम पर, मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान बनाकर। फिर उनको पता था कि कोई आदमी ऐसा आएगा जो जातिगत जनगणना करा के फिर देश को टुकड़ों में बांटेगा, कभी दक्षिण के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर। तो ये जो मामला है, अब हम साफ तौर से कह सकते हैं कि प्रतिपक्ष ने, राहुल गांधी ने जो काम किया है वो कम से कम जो इतिहास है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत के हित में तो नहीं है। और अगर ये भारत देश के हित में होता तो फिर अमेरिका, इंग्लैंड जैसे लोग भी जाति के आधार पर अपने देश में जनगणना कराते। आपकी राय? नहीं, इसके पीछे मंशा वही है, सनातन को तोड़ने की मंशा है और देश वेश से उनको कोई लेना देना नहीं है। यदि राष्ट्र प्रथम होता तो ये सब डिमांड ही नहीं होती। और यदि आपको लगता तो 60 साल में आप करा लेते, इतना ही महत्वपूर्ण काम था। लेकिन जब आपको लगा कि जब तक आप सत्ता में रहे तब तक कुछ नहीं था, आप सत्ता से बाहर हैं, अब सत्ता में कैसे आए, तो ये ले आए। अभी ये बड़े जोर शोर से तर्क देते हैं साहब कर्नाटक में हमने करके दिखा दिया। अब मैं अपन सबसे मैं पूछ रहा हूँ, कर्नाटक की जनगणना है क्या कहीं? यदि मैंने जनगणना कराई है, कहाँ है उसके आंकड़े? और अपने मन से वहाँ एक विशेष वर्ग को सुविधाएं देना शुरू कर दी कि साहब इनकी इतनी संख्या, 8-8, 10-10 लाख के वहाँ मेटाडोर के कार के लोन दिए जा रहे हैं उस विशेष समुदाय के लोगों को। पर ये तो बताओ कि कितनी है वहाँ जनसंख्या किसकी? यदि आप ही कह रहे हैं हमने कर्नाटक में कर दिखाया, कहीं आपने पढ़ी हो तो आप बताओ। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई आज तक कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कराया तो कौन सी जाति कितनी निकली वहाँ, और कौन सी उन्होंने क्रांति कर दी वहाँ पर जनसंख्या के आंकड़े के आधार पर। क्या वहाँ आपने परिवर्तन कर दिया जो आप यहाँ कह रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा भारी हम परिवर्तन कर देंगे? योगीराज जी, खेल बिगाड़ने का पूरा मामला है ये। अगर मैं थोड़ा सा विषय से हट के बात कर रहा हूँ, समय चूंकि कम रहेगा बाद में बातचीत में, 1-2 मिनट बचे। परीक्षा या पेपर लीक कांड में केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ। ऐसा तो है नहीं कि अगर केंद्र सरकार से पेपर लीक हुआ तो इस्तीफा देंगे और हमारे राज्य की सरकार से इस्तीफा पेपर लीक हुआ तो नहीं देंगे। ये दोहरा चरित्र है, ये देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। मैं नहीं कहता कि इस तरह के लोग देशद्रोही हैं, लेकिन देश के लिए खतरनाक है। कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, वहाँ शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। केरल में पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहाँ शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। आप देखिए कि झारखंड में पेपर लीक हुआ, वहाँ इस्तीफा नहीं दिया। और इस्तीफा मांगने वाले जो केंद्र में इस्तीफा मांग रहे थे वो सब चुप हैं। तो इनकी नीयत खराब है। हमको अब इस बात को ताकत से बोलना पड़ेगा कि ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि अब लिहाज की मर्यादाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। वो तो खत्म कर चुके हैं पहले ही, बाकी लोग लिहाज कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन देश के खिलाफ जाकर पूरी ताकत से, बेशर्मी से जो बातें हो रही है वो ठीक नहीं है। उसी में जातिगत जनगणना का भी एक मुद्दा जो देश के खिलाफ है, और उसी में डबल स्टैंडर्ड। दिल्ली में केंद्र सरकार का पर्चा लीक तो प्रधान का इस्तीफा, और कर्नाटक में, केरल में, झारखंड में, पंजाब में लीक तो हम उस पर बात भी नहीं करेंगे, मुंह में दही जमा के बैठेंगे। ये चीज़ बताती है कि आप देश के खिलाफ हैं और देश के लिए आपके बारे में खतरनाक कोई प्लान है।
योगीराज जी। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, और न केवल आप ये कर रहे हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि हमारी इच्छा के मुताबिक काम करें आप। हमने कहा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो तो इस्तीफा होना चाहिए, हमने कहा नीट पर चर्चा हो तो चर्चा होना चाहिए, अब हम कह रहे हैं अमित शाह हैं तो उस पर बात करो आप, अब हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री के इस्तीफा हो तो इस्तीफा होना चाहिए। हमने कहा कि जातिगत गणना होनी चाहिए तो होनी होना चाहिए। चाहिए। अब वो हो रही है, इसके नुकसान जब होंगे तो लोग जातिगत जनगणना की मांग करने वाले पता नहीं कौन से जगह जाके छुप जाएंगे, नहीं अभी वो भी नहीं बोलेंगे उस समय। अभी भी ये जो 40 सवाल आए हैं इस पूछने का, जो पूरी प्रश्नावली तैयार की गई जी। है, उस 40 सवाल पे आपत्ति इन लोगों को। अरे साहब वो 2-2 घंटे लग जाएगा उस 40 सवाल का जवाब देने में, इतने सारे कौन याद रखता, क्यों? अरे जब जनगणना होगी सब चीज की होगी ना, वो कितनी टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, तो उससे ये भी स्टेटस पता पड़ेगा कि कौन सी जाति के लोग कितने संपन्न है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आंकड़ा आएगा सब फलाना आदमी संपन्न हो गया, यदि वो उस जाति का है तो आपको फिर वहां आप आग लगाएंगे वहां, यानी साहब इनकी तो जनसंख्या ज्यादा है, भले ही आर्थिक रूप से संपन्न हो गए तो भी इनको आप लाभ दो, ये मंशा है। कुल मिलाकर रहेंगे प्रतिपक्ष में और एक्ट करेंगे सरकार की तरह। अगर सब कुछ अपने हिसाब से कराना है तो फिर प्रतिपक्ष को, कांग्रेस को जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की मुश्किलों को सुधारने के लिए दफ्तरों में जाके उनकी मुश्किलों को दूर कराना चाहिए, किसानों के बीच में काम करना चाहिए, छात्रों के बीच में काम करना चाहिए, पॉजिटिव काम करना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में जाएं तो उनकी फीस किस तरह से भरी जाए, किस तरह से एडमिशन हो, किसानों की समस्या कैसे दूर की जाए, कृषि को कैसे रासायनिक खाद से हटाकर जैविक खाद पर लाया जाए, और किस तरह से लोगों के बीच में जाके काम करें। अब बीच में तो जाके काम करना नहीं है, केवल हल्ला मचाना है, हिंसा फैलानी है और देश में अराजकता फैलाकर सत्ता बदलाव करना, क्योंकि पड़ोसी देशों में ऐसा हो गया है। तो मेहनत कौन करे? सवाल है कि जनता के बीच में मेहनत करनी नहीं है और हिंसा करके हमको सत्ता का बदलाव करना है। इस तरह की सियासत जो देश में चल रही है उसी का एक हिस्सा है जनगणना के आधार, वो जाति के आधार पर जनगणना, उसी का हिस्सा है कि कहीं पेपर लीक हो तो हम इस्तीफा लेंगे, हमारे यहाँ लीक होगा तो हम इस्तीफा नहीं लेंगे, बात भी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि स्थिति आगे क्या बनती है। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर एक तो IND24 की तरफ से पूरे देशवासियों को और हमारे दर्शकों को बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त के बाद देश और बेहतरी की तरफ जाएगा। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद भी करूंगा। गौरव जी आपका धन्यवाद, योगराज जी आपका धन्यवाद, देवदत्त जी आपका भी बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।